जो देश वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर पूरा तबाह हो चुका हो, जिसके ऊपर दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ हो, वो भी उसकी दो बड़ी बड़ी सिटीज़ जिन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया हो। मतलब कि उसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि अब जापान दोबारा से रिवाइव कर पाएगा। लेकिन महज कुछ ही सालों में जापान दुनिया के पावरफुल नेशंस में टॉप 5 की लिस्ट में हमेशा बना रहता है। जापान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। तो जापान आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी की तरह है कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद भी जापान रिवाइव कर गया। लेकिन ये कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल लगती है, क्योंकि इसके पीछे बड़े जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, एक बड़ी स्ट्रेटेजिकल अलायंस है। जरा हम जब यूएस पे गौर करते हैं कि यूएस ने जापान के ऊपर अटैक करा, उस अटैक के बाद जापान अपने घुटनों पर आ गया, क्योंकि जापान की जो मेजर सिटीज़ थी हिरोशिमा नागासाकी, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। वहाँ कुछ नहीं बचा था, उम्मीद भी नहीं बची थी कि अब यहाँ पे कुछ आगे हो सकता है या जापान जैसा जो एक नेशन है वो दोबारा से खड़ा हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले अगर देखोगे तो जापान उस टाइम पर एक पावरफुल देश हुआ करता था। एशिया के अंदर केवल जापान ऐसा देश था जो दुनिया में टक्कर लेने के लिए जाना जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जापान की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि जापान तबाह हो चुका था। लेकिन फिर वही यूएस था जिसने कि जापान को तबाह करा था। वही यूएस ने दोबारा से जापान को डेवलप करा, रिकंस्ट्रक्ट करने में, रिकवर रिबिल्ड करने में जापान की मदद यूएस ने करी थी, और बिना यूएस की मदद से जापान रिकवर नहीं कर सकता था। इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है। जब देखोगी चाइना की लोकेशन और जापान ताइवान की लोकेशन, तो वहाँ पर समझ में आता है कि चाइना का एक एंगल है यहाँ पर, क्योंकि चाइना जो अभी ज़्यादातर अपना ट्रेड करता है वो मलक्का स्ट्रेट से होकर इंडियन ओशियन फिर अरेबियन सी में उस तरीके से ट्रेड करता है। जो उसकी 60% एनर्जी नीड होती है वो यहीं से पूरी होती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंडिया कभी भी उसे ब्लॉक कर सकता है अगर युद्ध जैसे हालात बने, चाइना इस बात को जानता है। इस वजह से वो अपने जो रूट है उन्हें डाइवर्सिफाई करना चाहता था। अगर जापान और ताइवान बहुत कमज़ोर हो जाते या फिर चाइना के इन्फ्लुएंस में होते तो ये उसके लिए करना बड़ा आसान हो जाता। जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है उसके रास्ते चाइना के लिए बड़ी आसानी से खुल जाते, और यूएस ये होने नहीं देना चाहता था। अगर यूएस को आप देखोगे तो दुनिया के हर स्ट्रेटेजिकल कोने पर यूएस बैठा हुआ है। इसीलिए यूएस ने जापान को दोबारा से रिबिल्ड करा। और देखोगे कि ताइवान की भी जो हेल्प है वो यूएस टाइम टाइम पे करता रहता है। नहीं तो जो ताइवान जैसा छोटा सा देश है वो इतने बड़े देश चाइना से सीधी टक्कर कभी भी नहीं ले पाता। टेक्नोलॉजी में जो ताइवान इतनी ज़्यादा आगे है वो यूएस की वजह से है। जापान भी जो टेक्नोलॉजी में इतने आगे है वो भी यूएस की वजह से है, क्योंकि यूएस को ये स्ट्रेटेजिकल पार्टनर मिल चुके थे जो कि चाइना को काउंटर करने में मदद कर सकते हैं। इस वजह से अभी रिसेंट टाइम में देखा हो कि अचानक से जापान और चाइना के बीच में टेंशन होने लगा था। लेकिन ये जापान और चाइना की लड़ाई नहीं है, ये यूएस और चाइना की लड़ाई है, और चाइना भी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। अब जितने भी जापान वेपन मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है, अपनी फोर्स बनाने की बात कर रहा है, ये सब यूएस के दम पे किया जा रहा है। तो इस रीजन में जियोपॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए यूएस ने जापान का साथ लिया। तो उसके लिए यूएस को ज़रूरी था कि यहाँ पर अपना नेवल बेस बनाया जाए। ऐसे जब कोरियन वॉर हुई, जहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया डिवाइड हुए थे, वहाँ पर भी आपको देखिएगा कि जो नॉर्थ कोरिया है उसकी जो विचारधारा है वो चाइना और रसिया से मिलती है, और जो साउथ कोरिया है वो डेमोक्रेटिक है जो कि यूएस के पक्ष में है। तो ये जो साउथ कोरिया, जापान और ताइवान एक लाइन पे आ जाते हैं, इनकी ग्रोथ होना यूएस के लिए सबसे ज़रूरी था। तो कोरियन वॉर में जब यूएस ने अपने ट्रूप भेजे थे तो वहाँ पे उनके लिए जो बेस बनाया गया था वो जापान में बनाया था। तो जापान को उस टाइम पर बड़ा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल वर्क एयरक्राफ्ट के लिए या फिर वॉर के लिए जो भी सामान बन रहा था जिसे कि यूएस को ज़रूरत थी वो जापान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी रिलायबिलिटी पूरी दुनिया में हो जाती है कि जापान का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। और हमेशा ये देखा गया है कि जब भी वॉर के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, आगे चल के जब वो टेक्नोलॉजी कमर्शियल होती है तो वो बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि जो सैटेलाइट का, मोबाइल फ़ोन का या फिर जो एयरप्लेन्स होते हैं, उनकी ये जितने भी कंसेप्ट हैं ये आज कमर्शियल हैं। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कमर्शियल नहीं थे। ये केवल और केवल हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं ये लोग केवल इनका यूज़ करते थे, और ज़्यादातर जो एयरप्लेन थे वो फाइटर जेट हुआ करते थे। उनका जो यूज़ था वो वॉर में किया जाता था, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी बाद में जाके कमर्शियल हो जाती है, और उसके ज़रिए दुनिया इतनी ज़्यादा ग्रो करी। जब भी किसी की चीज़ की हमें नीड होती है तो हम उसे इन्वेंट कर लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, क्योंकि युद्ध के टाइम पर टेक्नोलॉजी को बनाने की बहुत ज़रूरत होती है और दूसरे से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने की रेस होती है। तो इसी नीड के चक्कर में अच्छे अच्छे इन्वेंशन हो जाते हैं।
तो जापान भी जब वॉर चल रही थी तो उस टाइम पर जापान ने भी बहुत इनोवेशंस करे हैं, जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हुई। लेकिन केवल यही एक जरिया नहीं था, सबसे ज़रूरी ये था कि जापान के अंदर एक सिस्टम तैयार करा जाए, क्योंकि वहाँ की सरकार जो थी वो गिर चुकी थी। वहाँ पर किंग का शासन था और जो वहाँ का राजा था उसकी मदद यूएस लेता है, क्योंकि यूएस को पता था कि अगर हमें जापान में अपने कंट्रोल बढ़ाना है या फिर जापान को अगर हमें अपने प्रति लॉयल करना है तो वहाँ के राजा के थ्रू ये करा जा सकता है। इसलिए उनके राजा की हेल्प ली, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेबलाइज करा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो ग्रो करने लगे। फिर जापान ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे कि जो पहले ज़मीन होती थी ज़्यादातर लैंडलॉर्ड के पास होती थी, जापान ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा, जो फार्मर थे उन्हें ज़मीन दी गई। फिर जापान को एक बात समझ में आई कि अभी तो चलो वॉर चल रही है, वॉर के टाइम पे ये जो अमेरिका ये हमारे वेपन्स का यूज़ करेगा, लेकिन उसके बाद क्या? तो उन्होंने फिर इंडस्ट्रीज़ अपनी खड़ी करी, जैसे कि स्टील की इंडस्ट्रीज़ है, टेक्नोलॉजी है, कार है। आज भी जो जापान है वो टेक्नोलॉजी में आगे है। सोनी जैसी कंपनी, फिलिप्स जैसी कंपनी उसी टाइम पे ये खड़ी हुई थी, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी थी वो सबसे अच्छी थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, क्योंकि उनके पास स्टील अच्छी क्वालिटी का था और वॉर में उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी थी। उनके पास गाड़ियों के अंदर टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी, उसकी भी टेस्टिंग हो चुकी थी। अब इन्होंने क्या करा, जो कुछ एक पावरफुल लोगों की मोनोपोली थी इंडस्ट्री में, उसे इन्होंने ख़त्म कर दिया कि कुछ लोगों की केवल मोनोपोली नहीं होगी, बल्कि इन्होंने फिर सब लोगों को मौका दिया कि कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकता है और चला सकता है, जिसकी वजह से जापान में नई नई इंडस्ट्रीज बनने लगी और जापान के लोगों को एक एक्स्ट्रा वेज दिए गए। जो लेबर वर्ग था उसे ज़्यादा रुपए पे करे गए, जिससे कि वो ज़्यादा घंटे काम करने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन आए। सबसे बेहतर होती है एजुकेशन। अगर किसी भी देश को आपको बनाना है तो सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को बनाना पड़ता है। जापान ने अपनी एजुकेशन में सबसे बड़ा जो काम करा है, स्किल डेवलपमेंट का करा है, स्किल वाइज एजुकेशन को रखा है, जिसके लिए कि लोगों को सरकारी नौकरियों पर या जॉब के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, बल्कि वो अपना काम स्टार्ट कर सकें, जिससे कि जो रोजगार होता है वो और होता है और लोगों को तुम नौकरी दे सकते हो। जापान ने स्किल डेवलपमेंट में बच्चों में काम करा, जिससे कि जो जापान की लेबर है वो हाईली स्किल्ड लेबर है। ये कुछ बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है। जापान को अपनी मिलिट्री के ऊपर स्पेंड नहीं करना पड़ा, जापान को अपनी सिक्योरिटी के ऊपर एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो सारा सपोर्ट अमेरिका से मिल रहा था। और जापान क्योंकि अमेरिका का अलायंस था तो उसके पास कभी भी डॉलर्स की कमी नहीं हुई और जापान बड़ी ईजिली पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका का पार्टनर है और वॉर में उसके जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ टेस्ट हो चुकी हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी पे भी शक नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट बिकने लगे। लेकिन जापान ने थोड़ी चालबाजियाँ भी करी हैं, जैसे कि उन्होंने जानबूझकर जो अपनी करेंसी है उसे डी वैल्यू रखा, ताकि क्योंकि जब उनके एक्सपोर्ट बढ़े तो वो जो एक्सपोर्ट है वो उन्हें सस्ते पड़े। अब इंडिया जैसी जो कंट्री हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और अगर हमारा रुपया फॉल होता है तो हमें नुकसान होगा, और यही अगर हम एक्सपोर्ट करते तो अगर हमारा रुपया फॉल हो रहा है तो उससे हमें फ़ायदा भी हो रहा होता। तो जापान ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया है। अमेरिका की पार्टनरशिप की वजह से जापान आज एक पावरफुल कंट्री है। दुनिया जैसी ऊपर से दिखती है वैसी होती नहीं है। पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये वही जापान है जिसे कि यूएस ने ख़त्म कर दिया था, और वही जापान है जिसे कि यूएस ने बनाया केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए।